8 पेज का सुसाइड नोट है और आईपीसी में धारा 32 सीधा सीधा ये कहती है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि कोई आईजी है, कोई अगर डीजीपी है तो क्या वो अपराधी नहीं हो सकता। कांग्रेस है वो प्रमुख विपक्षी दल है, उस प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको इस परिवार के साथ जाकर के मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार न्याय नहीं देगी। ये तो तय हो गया। अगर हरियाणा सरकार डीजीपी को नहीं हटाती, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखती, अगर जो 12 के 12 लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होती, उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा देश का दलित इस बीजेपी की सरकार से, केंद्र की सरकार से, मोदी जी से भी सवाल पूछेंगे। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हरियाणा में पूरन सिंह जी, आईपीएस, सीनियर आईपीएस और डीआईजी, उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या में जिस तरीके से तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है इस पूरे सिस्टम पर कि क्या एक व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी अम्बेडकराइट है, दलित समाज से आता है, उसको सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको इतना प्रताड़ित करता है कि उसको सुसाइड करना पड़ जाता है। यह कहीं ना कहीं यह घटना पूरे सिस्टम के सामने एक बड़ा सवाल खड़े करती है। हमारे साथ हैं सतीश प्रकाश जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सतीश जी से हम बात करेंगे। सतीश जी, आप, शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सतीश जी, ये घटना कितनी बड़ी घटना है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के मायने क्या है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये घटना जातिवाद का सीधा सीधा उदाहरण है। हरियाणा में बहुत, वैसे तो पूरे देश में जाति एक सच्चाई है, इसलिए जातीय डिस्क्रिमिनेशन भी है, लेकिन आमतौर पर अभी हम ये जो देखते थे कि जातीय डिस्क्रिमिनेशन के जो शिकार है आमतौर पे जो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो शैक्षिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे वर्ग जो है, ऐसे लोग जो हैं, कहीं ना कहीं जातिवादी व्यवस्था के जल्दी शिकार होते थे। लेकिन एक ये नया पैटर्न पैदा हुआ है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति आईपीएस है, उनकी पत्नी खुद आईएएस है, हरियाणा में दोनों लोगों की पोस्टिंग है, वो व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, हाईकोर्ट भी जाता है, बाकायदा नेशनल कमीशन में भी जाता है, तमाम संस्थाओं के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखता है। लेकिन साजिशन कहीं ना कहीं डीजीपी खुद उस साजिश में शामिल है। 12 लोगों का उन्होंने नाम लिखा है जो उन्होंने कहा है, और तमाम लोगों से शिकायत करने के बावजूद भी एक सीनियर जो आईपीएस अफसर है, जो आईजी लेवल पे है, उनको अपने घर में मजबूरी में अपनी जान गंवानी पड़ती है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि जो ये घटना घटी, उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि आज उनकी डेड बॉडी उनके घर के ऊपर रखी है। परिवार की ये मांग है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा, इंक्रिमिनेशन हम तब तक नहीं करेंगे जब तक जो वर्तमान डीजीपी है, जिसने ये हालात पैदा किए, जिसने वो पूरा का पूरा चक्रव्यूह लगा, तमाम लोगों ने जिस तरह से बनाया, सरकार जब तक उनको नहीं हटाती, उनके खिलाफ जो 12 के 12 लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं करती। 8 पेज का सुसाइड नोट है और आईपीसी में धारा 32 सीधा सीधा ये कहती है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि कोई आईजी है, कोई अगर डीजीपी है तो क्या वो अपराधी नहीं हो सकता। और उससे भी दुर्भाग्य ये रहा कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके परिवार के पास जाते हैं और उन्हें सिर्फ आश्वासन देते हैं। सुबह की यह घटना, अब आज वो गए थे लेकिन अभी तक भी उनका परिवार एक उम्मीद में बैठा है। तो ऐसे समय में फिर हम एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आज हमको एक सामाजिक संगठनों से, तमाम लोगों से, क्योंकि आज एक परिवार गया है। और दुर्भाग्य ये रहा कि ये जो वाई पूरन सिंह जी है, ये खुद आंध्रा के, नेटिव प्लेस इनका आंध्रा है, और आज यहाँ फिर कहीं ना कहीं वो रोहित मोमिला की घटना याद आती है कि जहां उन्होंने मजबूर होकर के अपने प्राणों को गंवाया। एक नया, एक दूसरे रोहित मोमिला भी वहीं आंध्रा से आए। आज उनका परिवार जो है, मेरा अपील ये है कि तमाम देश के लोगों से कि 11 तारीख को तमाम जो सामाजिक संगठन है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारे लोगों ने ये बात रखी है। और एक आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा में, चूंकि जो कांग्रेस है वो प्रमुख विपक्षी दल है, उस प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है
कि उनको इस परिवार के साथ जाकर के मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार न्याय नहीं देगी, हम्म, ये तो तय हो गया। जीते जी सरकार ने न्याय नहीं होने दिया, और मरने के बाद भी सरकार अगर न्याय ना होने दे तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे हम्म, में चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, तमाम, चाहे शैलजा जी हो, तमाम लोगों को उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार के ऊपर यह दबाव डालना चाहिए। सिर्फ 11 तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए, कल ही उनके परिवार के पास जाना चाहिए, तमाम लोगों को ये मांग करनी चाहिए। जी। जी। हाँ सर, अ, उनकी फैमिली में आपने बताया और सब पब्लिक फोरम में है कि उनकी जो पत्नी है वो आईएएस हैं और तमाम लोग हैं, तकरीबन एक दर्जन के करीब उनके परिवार में अधिकारी हैं। इतने बड़े अधिकारी को किसी भी स्तर पे न्याय नहीं मिलता है, तो फिर एक आम आदमी न्याय की उम्मीद किस तरीके से करेगा? ये इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? ये कितना बड़ा सवाल है। नहीं, जो जातिवादी व्यक्ति है वो बड़े लोग, देखिए इससे वो जातिवादी व्यक्ति एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है कि हम्म, आम आदमी तो छोड़िए, उसको तो अत्याचार करे, आप कितने भी बड़े बन जाएं, आप आईपीएस बन जाएं, हमारी नजरों में आपका दायरा वही है कि जो हजारों साल पहले लोगों का था। अभी सीबीआई साहब के पास देखेंगे क्या घटना घटी। एक एक जी। व्यक्ति आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, जूता उछाल देता है, आज अपने घर में आजाद बैठ करके आराम कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर यही व्यक्ति अगर यही व्यक्ति अगर सीबीआई साहब की जाति कुछ और होती, वो स्वर्ण जाति के होते, और जो जूता फेंकने वाला है वो कोई मुसलमान होता, अब तक उसका पूरा परिवार भी जेल में जा चुका होता। अगर जूता फेंकने वाला दलित होता तो अर्बन नक्सलवाद के नाम पर उसके पूरे परिवार को आप जेल में डाल देते। तो ये मानसिकता है। देखिए, जब से भारत में बीजेपी की सरकार आई है, उसने जातिवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है, बढ़ावा इस तरीके से दिया है कि जातिवाद की जो घटनाएं हैं, जैसे रोहित उंगला की जब घटना घटी तो उन्होंने उसकी जात ओबीसी में परिवर्तित करने की कोशिश करी, हम्म, और पूरे देश में पूरे सिस्टम ने चलाया, पूरे देश ने बड़ी मुश्किल से, जब वो देशव्यापी आंदोलन हुआ तब उनके परिवार को एक न्याय की आशा गुजरी। ऐसे में आज ये समय आ गया है, कल वो बेचारे, उनका परिवार बहुत दुखी है, आईएएस बहुत सारे उनके परिवार में, एक दर्जन है, लेकिन आज पूरे देश के दलितों को, तमाम सामाजिक संगठनों को उस परिवार के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है, जी। क्योंकि मैं इसी सरकार पे से आ ना रहा था। उम्मीद है। जी। जी, सामाजिक जी। संगठन जो देश भर में है, उनकी क्या जिम्मेदारी और भूमिका होनी चाहिए यहाँ नहीं, देखिए अभी जो बात हुई है, अभी चूंकि बहुत सारे लोगों से, तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों से जो बात हुई है, 11 तारीख पे? जी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 11 तारीख तक अगर ये घटना, अगर 11 तारीख तक इंतजार करेंगे, अगर हरियाणा सरकार डीजीपी को नहीं हटाती, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखती, अगर जो 12 के 12 लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होती, उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, और उसके बाद पूरा का पूरा देश का दलित इस बीजेपी की सरकार से, केंद्र की सरकार से, मोदी जी से भी सवाल पूछेंगे, और हरियाणा में भी पूछेंगे, और बाकायदा राजस्थान में भी पूछेंगे, हम्म। और बाकायदा बिहार में भी पूछेंगे। तो ये सर, ये इतनी इस आसान घटना घटना ने नहीं है। जी। ये इस घटना ने और जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इन दोनों घटनाओं के बाद जिस तरीके से चुप्पी साधी है सरकारों ने, क्या यह एक जो मनुवादी चेहरा है सरकारों का, उसको बेनकाब करने के लिए काफी नहीं है? नहीं नहीं, ये तो सरेआम है ना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सरकार में बैठे हुए लोगों के हौसले तो देखिए। मुख्यमंत्री उनके घर पे आता है और आश्वासन देता है कि मैं आपके साथ न्याय करूंगा। अभी तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं है। अगर आप ये देखिए कि एक आईपीएस है जिसका 8 पन्ने का बाकायदा सुसाइड नोट है, अभी किसी के खिलाफ भी एफआईआर नहीं है। हम्म। और ऐसे में आप जहां सिस्टम है, और ऐसे में जो डीजीपी है, वो जब तक अपने पद पे बना हुआ है, हरियाणा के किसी भी थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ऐसे में सीधा सीधा जो सैनी जी है, जो योगी मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं ना कि हमारे राज्य में दलित सुरक्षित रहेंगे, उनसे भी ये उम्मीद है कि वो पूछे, क्योंकि वो खट्टर का आदमी है, और खट्टर नहीं चाहेगा, क्योंकि सैनी जो है वो एक्सीडेंटल सीएम है, अभी भी नियंत्रण कहीं ना कहीं खट्टर जी का है, और वो खट्टर का आदमी है, और खट्टर के संरक्षण में ही ये सारा अपराध पनप रहा है। तो इसलिए हम्म। मोदी जी से सवाल पूछेंगे कि मोदी जी बताओ, एक एक आईपीएस ने अपनी जान गंवाई है, उसने 8 पन्ने का बाकायदा सुसाइड नोट लिखा है, और आप कहां हैं? आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है, उसको उसके पद से नहीं हटाया गया,
तो क्या करे ऐसे में परिवार? ऐसे में निश्चित रूप से पूरा देश का जो सामाजिक संगठन है, जो दलित है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उस परिवार के साथ उसको न्याय दिलाने में तमाम लोगों की, तमाम जो पॉलिटिकल दल है, जो इतर है, जो बीजेपी से अलग है, इवन मैं राहुल जी से भी कहूंगा कि राहुल जी 11 तारीख के बाद जब इस देश का दलित वहां आंदोलन करेगा, क्या उसी के बाद आप संविधान लेकर के वहां जाएंगे? आपके परिवार को उनके पास आप जाना चाहिए। हम्म, हरियाणा में आप प्रमुख विपक्षी दल है, बिल्कुल। उनके परिवार का या कोई भी बड़ा व्यक्ति सवाल जा है। सकता है। जी, हम्म, जी, जी, बड़ा सवाल है आपका कि संविधान दिखाने से नहीं होती, चीजें नहीं बदलती, हक नहीं जी, मिलते हैं। संविधान के भीतर जो बातें लिखी गई हैं, जिसमें सबको समान हक दिया गया है, उसको भी जब वक्त आता है तो लड़ना पड़ता है। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कहीं ना कहीं ये जो जय सर। घटना है, ये घटना है पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े करती है। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इसके जातिवादी चेहरे को सामने लेकर आती है। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो साफ हो जाएगा कि सरकारें सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए चाहे तमाम दावे कर दे, चाहे तमाम भाषण दे दे, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो यही सरकारें दलितों को अकेला छोड़ देती हैं और इंसाफ के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। जब एक इतने बड़े अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है इस देश में, तो आम लोगों की हैसियत क्या होगी, सरकारें यह बता रही हैं। शुक्रिया सतीश जी, देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।